हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मानवी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासों में। दोस्तों, आज अपना सेकंड डे है आरटेट अथवा रीट 2011 के सॉल्यूशन पेपर का। ठीक है, तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया, विद फैक्ट भी आप लोगों को बताया। उससे संबंधित जो फैक्टर है या आसपास वाले जो क्वेश्चंस है उनके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया। आज अपन क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि दो बिंदु ए बी जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है, दो कार एक्स और वाई चलती है। यदि x की गति 10 मीटर प्रति सेकंड है और y की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है, तो उन दोनों द्वारा A से B तक चलने में लगने वाला समय आपको ज्ञात करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन समय चाल दूरी से संबंधित है और फिलहाल एट ए प्रेजेंट टाइम की अपन बात करें 2020 की, तो शायद तक ये टॉपिक आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो अपन यहाँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक तो x है और दूसरी क्या है, y है। आपको कहा कि a और b दो बिंदु है, उनकी बीच की दूरी 50 मीटर है। तो देखिए अगर मैं a बिंदु यहां मानूं और b बिंदु यहां मानूं तो इनके बीच की दूरी 50 मीटर यहां तक दे रखी है। अब देखिए यहां से जो x चलता है वो किस चाल से, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और आपको समय ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर आप लिखते हैं दूरी बटा चाल, और आप यहां बोल रहे हैं कि x a से b जाएगा 50 मीटर की दूरी किस चाल से, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो दूरी भी मीटर में है और चाल मीटर प्रति सेकंड में है, तो इस x को तो कितना सेकंड लगेगा दोस्तों, 5 सेकंड। और y की बात करें तो y भी 50 मीटर दूरी जाएगा, लेकिन किस चाल से, 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो आप 25 का भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। तो x की जो वैल्यू है वो 5 सेकंड रहेगी और y की कितनी रहेगी, 2 सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, सी ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 13,260 रुपए को राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित किया गया कि राम को कितने रुपए मिल रहे हैं, 11 रुपए, और श्याम की बात करें तो श्याम को कितने रुपए मिल रहे हैं, 15 रुपए। तो विभाजन में राम और श्याम क्रम से मिलेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल इजी है कि राम को 11 रुपए मिले तो श्याम को कितना मिले, 15 रुपए, और विभाजन किसका करना है, 13,260 का। तो राम और श्याम के बीच का अनुपात कितना हो गया, 11:15। तो दोस्तों 11:15 से अपने को यहां विभाजन करना है। तो देखिए टोटल राशि कितनी है, 13,260। अगर राम की बात करें, किसकी बात करें, राम की, तो राम को कितना मिल, अनुपात है 11, तो राम का अनुपात हो गया दोस्तों 11, और अनुपातों का योग करें तो 11 और 15 कितना होता है, 26, और कुल राशि कितनी है, 13,260। अब डिवाइड करिए तो 26 का भाग लगेगा, 26 5 130, फिर रह जाएगा 2, 26 एक बार, फिर 0, और यहां इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 1 और 56। तो राम को कितना मिला दोस्तों, 5610 रुपए। अब श्याम की बात करते हैं तो श्याम के लिए भी सेम, श्याम का अनुपात कितना है, 15, अनुपातों का योग कितना हो गया दोस्तों, 26, और टोटल राशि है 13,260। अब यहां से डिवाइड करेंगे तो वही 510 आएगा, और 510 को अगर अपन 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7650। तो देखिए दोस्तों यहां ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑप्शन में छिंतर 10 56 10 दे रखा है, सॉरी छिंतर 50 और 56 10 दे रखा है, फिर बी में 56 10 और छिंतर 50 दे रखा है, मतलब वैल्यूज वही है, बस उसका क्रम इधर उधर कर रखा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आपको जिस प्रकार से पूछा जाता है उसी प्रकार से आपको आंसर देना है। ठीक है ना, इसने पूछा कि राम और श्याम को क्रम से कितने मिलेंगे, तो राम और श्याम को मतलब पहले राम की राशि है बाद में श्याम की राशि है, तो राम को कितना मिला, 5610 रुपए, और श्याम को कितना मिला, 7650 रुपए। तो यहां से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसको राइट कर लीजिए, फिर आगे वाले और क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है
कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों ये 4 कथन आपको दे रखे हैं, इन चारों कथन में से आपको असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहले मैं चारों ऑप्शन को पढ़ देता हूं, उसके बाद इसके बारीकियों पे अपन बात करेंगे। पहला ऑप्शन है कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। तीसरा ऑप्शन है किसी त्रिभुज तीनों कोणों के समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं। और चौथा ऑप्शन आपका है कि किसी त्रिभुज में भुजा की माध्यिका उस पर लंबवत होती है या लंब होती है एवं उससे समद्विभाजित करती है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में यहां पर माध्यिका, केंद्रक, लंब केंद्र है ना, माध्यिका, इनके बारे में डिस्कस किया है। तो एक एक स्टेटमेंट से मैं चीजों को आपको समझा देता हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करें अपन त्रिभुज की। पहले आप इसको बिल्कुल लाइन टू लाइन समझिए दोस्तों कि त्रिभुज के बारे में आप सभी जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज में अगर केंद्र की बात करें, त्रिभुज में केंद्र की बात करें तो त्रिभुज में सामान्यतः 4 केंद्र होते हैं। पहला केंद्र होता है लंब केंद्र, दूसरा जो होता है उसे अपन कहते हैं अंतः केंद्र, तीसरा जो केंद्र होता है वो होता है परिकेंद्र, और चौथा जो होता है उसे अपन कहते हैं केंद्रक, या इसी को अपन दूसरे नाम से जानते हैं गुरुत्वीय केंद्र। ये 4 केंद्र होते हैं दोस्तों। यहां सबसे पहले इसने बात की है माध्यिका की, तो मैं केंद्रक के बारे में बात कर लेता हूं। देखो दोस्तों, अगर आप ये त्रिभुज लेते हैं एक, जैसे मान लो मैंने ए, बी और सी ये त्रिभुज ले लिया, ठीक है। इसमें बात करें माध्यिका की, तो माध्यिका क्या होती है दोस्तों, इसको आप समझिए कि माध्यिका, इसके नाम से पता चल रहा है कि मध्य बिंदु से संबंधित कुछ कहानी है इसकी। तो माध्यिका क्या करती है, अगर त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा को अपन माध्यिका कहते हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहां इस त्रिभुज में माध्यिका बनाना चाहूं तो देखो शीर्ष ए से मैं सामने वाली भुजा कौन सी है, बी सी, इसका कोई मध्य बिंदु लेता हूं यहां पर, क्या, डी। तो मैंने ए से क्या मिलाया, डी मिला दिया, ठीक है। ऐसे बी सी से मैं AC का मध्य बिंदु लेता हूं, कौन, E ले लेता हूं, ठीक है। तो मैंने B को किससे मिला दिया दोस्तों, E से, और C से AB का मध्य बिंदु लेता हूं मैं, क्या, F, तो C को मैंने किससे मिला दिया, F से। तो देखो A और D, BE और CF ये तीनों त्रिभुज की क्या है, माध्यिका है। और माध्यिका हमेशा क्या करती है, सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। दोस्तों सामने वाली भुजा को किसमें, 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। ऐसी भुजा को अपन क्या कहते हैं, माध्यिका। और त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है, 3। अगर तीनों माध्यिकाओं को मैं खींच देता हूं और तीनों जिस एक बिंदु पर मिलती है वही आपका क्या कहलाता है, केंद्रक। वही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, केंद्रक। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। तो यही बात सत्य है, क्योंकि मैंने बताया कि ये तीनों माध्यिका जिस बिंदु को काट रही है, जिस बिंदु पर एक साथ मिल रही है, वही क्या है, केंद्रक है। तो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु हमेशा क्या बनता है, केंद्रक। तो पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपका क्या है, सही। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन में उसने कुछ लंब के बारे में और लंब केंद्र के बारे में बात की है, तो मैं लंब केंद्र के बारे में आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों, जैसे अपने पास कोई एक त्रिभुज है, यहां पर मैं P, Q और R ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से लंब केंद्र बनाता हूं। अब लंब केंद्र बनेगा कैसे, लंब केंद्र से पहले आपको जानना होगा शीर्ष लंब के बारे में, शीर्ष लंब। अब ये दोस्तों शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष लंब शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, और लंब का मतलब 90 डिग्री।
तो शीर्ष से सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा पे जो आप 90 डिग्री का कोण बनाते हो उसे ही अपन क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। तो देखो मैं यहां P से सामने वाली भुजा पे ये लंब डाल देता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि ये किस पे मिलता है, अक्ष पर। मैं Q से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि किस पर मिल रहा है, Y पर। और R से मैं लंब डालता हूं किस पर, PQ बिंदु पर, तो यहां से मैं मान लेता हूं कि किस पे मिल रहा है, वो Z पर। तो दोस्तों इस त्रिभुज में P अक्ष, QY और RZ ये तीनों शीर्ष लंब है, और शीर्ष लंब जिस एक बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को अपन त्रिभुज का लंब केंद्र के नाम से जानते हैं। किसके, लंब केंद्र के नाम से। तो अपना यहां पर जो बी ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्र। तो मैंने भी जस्ट यही कहा है कि तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो रहा है, लंब केंद्र। तो आप कहेंगे कि दोस्तों दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल क्या है, सही। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन ने कहा कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं। तो देखिए एक हल्की सी बात मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो ये एक अपना एक त्रिभुज है, इसको मैंने ए, बी और सी कहा। देखो आंतरिक तीन कोणों के बारे में बात करें तो शीर्ष ए पर कोण बन रहा है, शीर्ष बी पर बन रहा है, शीर्ष सी पे बन रहा है। इसने कहा तीनों कोणों के समद्विभाजक। इस तीनों कोणों के समद्विभाजक का मतलब हो गया कोणों का समद्विभाजक, और कोणों को आप दो बराबर भागों में विभक्त कर दो। तो देखो जैसे मैंने इन दोनों कोण, इस कोण को विभक्त कर दिया है, इस कोण को भी मैंने विभक्त कर दिया है, इस कोण को भी मैंने विभक्त कर दिया है। तो ध्यान रखना ये क्या है, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। और दोस्तों कोण समद्विभाजक जो त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक है जिस एक बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को अपन कहते हैं अंतः केंद्र। तो आप कहेंगे दोस्तों कि अंतः केंद्र किनसे बनता है, त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजकों के कारण। और तीसरे ऑप्शन में आपको कहा है कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं। तो बिल्कुल मिलते हैं, और वो बिंदु कौन सा होता है दोस्तों, अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र। तो आप कहेंगे कि सी ऑप्शन भी बिल्कुल सत्य है। तो बात करते हैं किस पे, डी ऑप्शन पे। तो डी ऑप्शन कह रहा है कि किसी त्रिभुज में भुजा की माध्यिका उस पर लंब होती है एवं समद्विभाजित करती है। तो दोस्तों मैंने अभी अभी डिस्कस किया है कि माध्यिका का काम केवल सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना होता है। यह आवश्यक नहीं कि वो उस पर 90 डिग्री का भी कोण बनाए। देखिए माध्यिका का काम होता है कि दोनों इस भुजा को दो बराबर भागों में विभक्त करे। शीर्ष लंब का काम है कि केवल 90 डिग्री बनाए, और कोण समद्विभाजक का काम है कि केवल क्या करे, कोण बराबर विभक्त करे। तो ये कोई आवश्यक नहीं कि किसी त्रिभुज की जो भुजा की वो माध्यिका है उस पर लंबवत हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन गलत होगा दोस्तों, डी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई है। अब आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पे और बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन दो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए सत्य नहीं है। दोस्तों आपने दो बातें त्रिभुजों में पढ़ी होगी, एक समरूपता होती है और एक सर्वांग क्षमता होती है। समरूपता के बारे में आप जानते हो कि दो त्रिभुज अगर एक रूप में हो, या मतलब उनके तीनों कोण बराबर हो सकते हैं लेकिन भुजाएं बराबर नहीं हो, बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हो, ऐसे त्रिभुजों को अपन समरूप त्रिभुज के नाम से जानते हैं। और दूसरा सर्वांगक्षम त्रिभुज क्या होते हैं दोस्तों, कि दो त्रिभुज जिसकी सभी स्थितियां बिल्कुल सेम हो। जैसे अगर त्रिभुज की बात करें तो तीनों भुजाएं और तीनों कोण परस्पर आपस में बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुजों को सर्वांग क्षमता त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए यहां अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि कौन सा कथन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के लिए क्या है, सत्य नहीं है। सत्य नहीं है मतलब ऑप्शन से अपन देखते हैं दोस्तों कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। तो दोस्तों यहां से आप समझिए, देखो समरूपता और सर्वांग क्षमता क्या होती है।
एक तो होती है समरूपता और एक होती है सर्वांग क्षमता। जैसे मान लो कि यहां त्रिभुज है दो, इस प्रकार से, ठीक है ना, तो ये दोनों अगर एक जैसे हैं, जैसे अगर मैं इस कोण की बात इस कोण से करूं, इस कोण की बात इस कोण से करूं और इस कोण की बात इस कोण से करूं, ठीक है, तो ये तीनों कोण परस्पर बराबर है और भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होता है, तो ऐसे त्रिभुजों को अपन समरूप त्रिभुज कहते हैं। और सर्वांग सम की बात करें तो दो त्रिभुज भौतिक रूप से दोनों आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। अगर दोनों त्रिभुज को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें तो पूरी तरीके से परस्पर अपने आप को ढक लेते हैं, ऐसे त्रिभुजों को क्या बोलते हैं, सर्वांग क्षमता। तो सर्वांग क्षमता की प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, सर्वांग क्षमता में सबसे पहले अपन बात करें दोनों त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, तो ध्यान रखना जो संगत भुजाएं हैं वो परस्पर क्या होती है, बराबर होती है। तो देखो ए बी बराबर आपको यहां क्या मिलेगा, ए बी बराबर क्या हो गया, पी क्यू, फिर बी सी बराबर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, क्यू आर, ठीक है, और फिर ए सी बराबर आपको क्या मिलेगा, पी आर। तो सर्वांग क्षमता की पहली कंडीशन होती है दोस्तों कि उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो परस्पर क्या होती हो, बराबर। फिर दूसरी कंडीशन में क्या कहते हैं कि इनके जो संगत कोण हैं, जैसे कोण ए किसके बराबर रहेगा, कोण पी के, यहां कोण बी जो है वो किसके बराबर रहेगा दोस्तों, कोण Q के, और यहां कोण जो C है वो किसके बराबर रहेगा, कोण R के बराबर। तो ये दो कंडीशन से अपन सर्वांग क्षमता साबित करते हैं त्रिभुजों में। अब अपन ऑप्शन से चलते हैं, देखो कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रम से दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। तो दोस्तों मैंने बताया कि तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों, सही है। अब दूसरे ऑप्शन पे बात करते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण दूसरी त्रिभुज के दो भुजाओं एवं उनके बीच के कोण के बराबर है। तो दोस्तों इसने क्या कहा है कि त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण, जैसे मैं दो त्रिभुज बना लेता हूं, ये दो त्रिभुज मैंने बना लिया, पहले त्रिभुज को मैंने ए बी सी कहा, दूसरे त्रिभुज को पी क्यू आर कहा। इसने कहा कि दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण, तो मैं जैसे ए बी बराबर में पी क्यू मान लेता हूं और ए सी बराबर में पी आर मान लेता हूं, और इनके बीच का कोण क्या हुआ भाई, ये वाला कोण रहा। तो दो भुजाएं हैं और दो भुजाओं के बीच के कोण परस्पर आपस में अगर बराबर है तो सर्वांग क्षमता की एक प्रॉपर्टी चलती है एस ए एस। अगर दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण समान होता है तो वो त्रिभुज हमेशा ही सर्वांगक्षम त्रिभुज होते हैं। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन भी सर्वांग क्षमता के लिए क्या है, सही। अब तीसरे की बात करें तो एक त्रिभुज के दो कोण एवं उनके बीच की भुजा, जस्ट यहां से अपोजिट कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं उनके बीच की भुजा के बराबर है। तो इसने ये प्रॉपर्टी कौन सी ली है दोस्तों कि ए एस ए, ठीक है। जैसे इसी त्रिभुज में अपन बात कर लेते हैं कि दो कोण, मैं ए और बी को मान लेता हूं, ठीक है, तो इनके संगत कोण कौन है, P और Q, और इनके बीच की भुजा कौन है, AB और PQ। तो यहां पर ये कह रहा है कि कोण A बराबर कोण P है और कोण B बराबर कोण Q है, और इनके बीच की भुजा कौन सी हो गई, AB बराबर PQ। तो ये कंडीशन भी सर्वांग क्षमता की होती है दोस्तों। तो ए से भी अपन ये साबित करते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगक्षम है। तो तीसरा ऑप्शन भी दोस्तों बिल्कुल सही रहेगा। अब चौथे ऑप्शन पे बात करते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है। मतलब इसने ये कहा कि अगर मैं दो त्रिभुज लूं ए बी सी और P Q R, और इसने केवल इतना कहा कि कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर कोण Q है और कोण C बराबर कोण R है। तो दोस्तों जब तीन कोण मतलब ट्रिपल A, तो ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी केवल और केवल समरूप में लगती है कि अगर दो त्रिभुज है उनके संगत कोण आपस में बराबर है तो वो त्रिभुज सर्वांगक्षम हो
ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन वो हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो आपको यहां बताना था कि सत्य कौन सा नहीं है। तो सर्वांग क्षमता के लिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तीनों ही सत्य हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन असत्य होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या होगा, डी ऑप्शन। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इससे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो तो वह चतुर्भुज कहलाता है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, अवतल, उत्तल, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। तो दोस्तों थोड़ा चतुर्भुज के बारे में अपन पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए चतुर्भुज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों कि जैसे वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, सक्रिय चतुर्भुज है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी कि अगर चतुर्भुज का अपन विभाजन करें या चतुर्भुज के प्रकार के बारे में बात करें, देखो चतुर्भुज के अगर प्रकार के बारे में बात करें तो चतुर्भुज दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवतल और दूसरा क्या होता है दोस्तों, उत्तल। अब ये अवतल उत्तल क्या है, हो सकता है दोस्तों आपने पहली बार ये नाम देखे हो कि अवतल उत्तल, तो सर हमने किसी कंपटीशन बुक में देखा ही नहीं है। तो आज एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो चतुर्भुज का जो प्रकार बनाते हैं ना अपन, उनको उनके विकर्ण के हिसाब से बनाते हैं। कैसे, जैसे देखो दो चतुर्भुज मैं लेता हूं, एक अपना ये चतुर्भुज है, तो दूसरा चतुर्भुज है इस प्रकार से। देखो दोस्तों अपने पास ये दो चतुर्भुज बने हैं। अब इन चतुर्भुज को अपन विकर्ण से विभाजित करते हैं। तो मैंने इस चतुर्भुज को विकर्ण से विभाजित किया, तो दोनों विकर्ण इस चतुर्भुज के अंदर है। लेकिन अगर यहां पर मैं विकर्ण से विभाजित करता हूं तो देखिए दोस्तों अपने पास यहां पर क्या बनेगा, एक तो इस प्रकार से आपका विकर्ण बनेगा और दूसरा आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहां इस चतुर्भुज में जो एक विकर्ण है वो चतुर्भुज से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों तरीके से या दोनों विभाजन से ही अपन चतुर्भुज के प्रकार बताते हैं। तो अगर विकर्ण चतुर्भुज के अंदर है तो ऐसे चतुर्भुज को अपन उत्तल चतुर्भुज के नाम से जानते हैं, और अगर विकर्ण यहां चतुर्भुज से बाहर जा रहा है तो ऐसा चतुर्भुज आपका कौन सा चतुर्भुज रहेगा दोस्तों, अवतल चतुर्भुज, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उत्तल चतुर्भुज के प्रत्येक कोण हमेशा ही 180 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं, और अवतल चतुर्भुज में एक कोण हमेशा ही 180 डिग्री से क्या होता है, अधिक होता है। तो यहां पर क्वेश्चन यही पूछा गया है कि किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो वह चतुर्भुज क्या होगा, तो वो अपना आंसर यहां से क्या होगा, उत्तल चतुर्भुज। अब दोस्तों यहां दो ऑप्शन और भी आपको दे रहा है, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। तो आप एक बात हमेशा समझिए दोस्तों कि जैसे वर्ग है, आयत है, वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री, प्रत्येक चारों कोणों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन बात करें समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज की, तो समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं है कि सभी कोण 180 डिग्री से कम हो, और समचतुर्भुज में भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर केवल इन दो रूपों में अपन देंगे कि वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है और वह विकर्ण, उसके जो दोनों विकर्ण है वो चतुर्भुज में होते हैं, ऐसे चतुर्भुज को अपन उत्तल चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। और वह चतुर्भुज जिसका एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है, या एक जो विकर्ण है या दोनों विकर्ण है चतुर्भुज से बाहर चले जाते हैं, ऐसे चतुर्भुज को अपन अवतल चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहां से आंसर आपका कौन सा होगा, उत्तल चतुर्भुज। चलिए दोस्तों आगे वाले 3 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए हुए चित्र में दो समांतर रेखाओं को काटती हुई एक तिर्यक रेखा के साथ बने हुए एकांतर कोण है। दोस्तों यहां पर आपको दो समांतर रेखा दे रखी है, एक ये है और एक ये, ठीक है। और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये वाली। तो यहां इसने मार्क किया है कि ये कोण 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4, 5, 6, 7 और 8। आपको यहां से क्या बताना है दोस्तों, एकांतर कोण। देखिए अगर अपन इस सभी कोणों के बारे में बात करते तो इसमें एकांतर कोण,
कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आंतरिक कोण, बाह्य कोण, संगत कोण, ये सारे कोण होते हैं। लेकिन अपन यहां पर बात किसकी करेंगे, केवल एकांतर कोण की। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से कोई समांतर रेखा हो और उसको कोई तिर्यक रेखा काट रही हो तो एकांतर कोण के बारे में बात करें तो यहां देखिए, जैसे मान लो ये दो समांतर रेखा है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इनमें अगर एकांतर कोण को अपने को जज करना है तो एक सिंपल सा तरीका लीजिए जेड का। जेड के रूप में अगर आप किसी भी इस आकृति को जेड के रूप में अगर प्रेजेंट करेंगे जैसे इस प्रकार से, तो जेड के अंदर जो भी कोण आते हैं वही कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। आप इसको ना इस प्रकार से भी यहां देख सकते हैं, जैसे मान लो एक तो जेड मैंने सीधा बना दिया और एक जेड मैंने क्या बना दिया, उल्टा। तो ये कोण देखो जेड में फंसा हुआ है और ये वाला कोण है, तो ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण। और यहां उल्टे जेड की बात करें तो ये वाला कोण भी देखो दोनों ही यहां पर फंसे हुए कोण है, तो ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण। ठीक है, तो अगर यहां पर एकांतर कोण की बात करें तो देखिए यहां पर जेड बनाइए दोस्तों, कि यहां से आप जेड बना रहे हैं इस प्रकार से, तो पहली स्थिति में तो आप क्या करेंगे कि कोण 3 जो है और कोण 6 जो है, ये दोनों कोण कौन से कोण है, एकांतर कोण है। लेकिन ऑप्शन में अपने को कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए अपन उल्टा जेड बनाते हैं, मैं यहां से यहां इस प्रकार से जेड बना रहा हूं ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, तो यहां से 4 है और 5 है, ये दो कोण भी कौन से कोण है, एकांतर कोण, तो यहां भी ऑप्शन में नहीं आ रहा। तो एक चीज और देखिए दोस्तों कि यहां इनके बारे में तो आपने डिस्कस कर लिया, ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है, क्यों ना मैं ऊपर इस प्रकार से इन्हीं के समांतर एक रेखा और बना देता हूं। ठीक है ना, इस रेखा को मैं यहां पर ले जाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों समांतर है तो ये दोनों भी तो समांतर ही है। तो अगर इस कोण को आप ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए यहां वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये कौन सा कोण होगा, ये कोण होगा कोण 7। ठीक है दोस्तों, और यहां की बात करें ये वाला कोण 8, कौन सा रहेगा, ये वाला कोण। अब देखिए यहां से आप जेड बनाइए, तो यहां से आप जेड बनाएंगे तो देखो यहां से जेड बना दीजिए इस प्रकार से, तो ये कोण 7 नंबर रहा और ये कोण कौन सा नंबर रहा, 2 नंबर। तो 2 और 7 कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण। अगर आप यहां पर उल्टा जेड बनाएंगे तो यहां कोण क्या बना, 8, और यहां कोण कितना बना, यहां पे दोस्तों कोण कितना है, 1। ठीक है, तो ये 1 और 8 भी कौन से कोण है, एकांतर कोण है। तो ये ऑप्शन में आ रहा है क्या, तो आप कहेंगे कि दोस्तों सर आप यहाँ ऑप्शन कौन सा आ रहा है, फर्स्ट। तो फर्स्ट में कोण 1, 8 और 2 और 7 कौन से कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन वृत्त का है और इसने कहा है कि दिए हुए चित्र में कोण अल्फा का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों एक वृत्त की प्रॉपर्टी चलती है कि किसी भी वृत्त में जो जीवा होती है उस जीवा द्वारा केंद्र पर जो बनाया गया कोण है और इसी जीवा द्वारा अगर परिधि पे कोण बनाया जाता है तो केंद्र से हमेशा ही क्या होता है, वो आधा। या आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी जीवा द्वारा परिधि पर अंतरित कोण उसी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो यहां पर यह 60 डिग्री है तो इसका आधा कौन होगा, 30 डिग्री, और वो कौन सा कोण होगा दोस्तों, अल्फा। तो अल्फा का मान यहां पर कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये तो बिल्कुल फॉर्मूला ही है त्रिभुज का और सभी को आप लोगों को पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जिसकी भुजाएं ABC है वो हीरो का सूत्र कौन सा होगा। तो दोस्तों त्रिभुज में 2 प्रकार के सूत्र चलते हैं क्षेत्रफल से। पहला जो होता है उसे अपन कहते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसको भी आप समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि सभी को केवल याद ही है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। वास्तव में यह जो सूत्र होता है वो किस प्रकार से होता है, देखिए अगर एक त्रिभुज बनाते हैं और मैंने यहां पर A, B और C लिया, अगर A से मैं BC पर लंब डालता हूं D पर, तो ध्यान रखना दोस्तों त्रिभुज की ऊंचाई और उसका संगत कोण आधार। अगर आप A से BC पर लंब डाल रहे हो तो AD ऊंचाई बनेगी, आधार क्या बनेगा, BC। यदि आप B से AC पर लंब डाल रहे हो तो यहां पर E मान लेता हूं तो B तो क्या बनेगी ऊंचाई
और AC क्या बनेगा, आधार। ऐसे अगर C से मैं AB पे लंब डालता हूं और F पर मिलता है तो CF तो बनेगा आपकी ऊंचाई और AB क्या बनेगी, आपका आधार। तो किसी भी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई दे रखी हो तो यहां आप उसको 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के सूत्र से क्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अपन हीरो के सूत्र की बात करें तो हीरो के सूत्र में जो S होता है वो क्या होता है, अर्ध परिमाप, जो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो देखो ABC ये बिल्कुल नहीं होगा, ये आधार ऊंचाई हीरो का सूत्र नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें ऑप्शन बी और डी, तो यहां पर आप देखिएगा कि ऑप्शन बी में √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी है और यहां पर सी ऑप्शन में √S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी है। तो दोनों ऑप्शन में आप देखना दोस्तों कि यहां पर S है और यहां पर S नहीं है, तो ध्यान रखना हीरो का सूत्र जो होता है वो S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी रहेगा। तो यहां पर इसका आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। तो आप इनको राइट कर लीजिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे फिर बात करते हैं। चलिए दोस्तों 2 क्वेश्चंस के बारे में और डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और ये चारों ऑप्शन व्रत से संबंधित है दोस्तों। तो शायद आपको अगर व्रत की प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। एक एक चीज, एक एक ऑप्शन में आपको बारीकी से समझाता हूं। दोस्तों देखिए पहला ऑप्शन है कि किसी व्रत में एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा परिधि के किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण के बराबर होता है। तो ये ऐसे कह रहा है कि एक व्रत है, इस व्रत की कोई जीवा है और इस जीवा द्वारा एक तो परिधि पर कोण अंतरित किया जाता है और एक इसके केंद्र पे कोण अंतरित किया जाता है और ये कह रहा है कि दोनों ही कोण क्या है, बराबर। तो क्या दोस्तों ये दोनों कोण बराबर हो सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जीवा द्वारा केंद्र पे जो अंतरित कोण है ना, उसी जीवा द्वारा परिधि पे जो अंतरित कोण है उसका क्या होगा, परिधि पर आधा होगा। तो अगर ये अल्फा लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, α/2। तो ये पहला ही कथन इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो गया है, गलत हो गया है। ठीक है, अब 3 ऑप्शन के बारे में मैं आप लोगों को और बता देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन जो बी ऑप्शन है उसको भी आप समझिए कि किसी वृत्त में केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो ये कथन सत्य है दोस्तों कि यहां पर आप देखिए कि अगर कोई वृत्त है और ये इसका केंद्र है, ठीक है, इसने कहा कि केंद्र से बराबर दूरी पर, अगर मान लो मैं एक जीवा ये ले लेता हूं और यहां इतनी दूरी से और इतनी ही दूरी से एक जीवा में ये ले लेता हूं, तो ध्यान रखना दोस्तों कि केंद्र से अगर किसी भी स्थिति में, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में अगर केंद्र से समान दूरी पर जीवा स्थित है तो ध्यान रखना वो हमेशा ही समान लंबाई की होगी। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है वृत्त की प्रॉपर्टी में। अब सी ऑप्शन पे बात करें तो किसी वृत्त में एक जीवा द्वारा परिधि के अलग अलग बिंदुओं पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि देखो इस चित्र में या इसमें डायग्राम में अपन देखते हैं कि इस जीवा द्वारा मान लो ये ए बिंदु पर कोण बनाया और इसी जीवा द्वारा मैं बी बिंदु पर कोण बनाऊं, इसी जीवा द्वारा मैं सी बिंदु पर कोण बनाऊं, तो ध्यान रखना परिधि पर जो अंतरित कोण है वो हमेशा ही क्या होंगे, समान होंगे। तो α/2 और ये भी क्या हो जाएगा, α/2। तो ये भी वृत्त की प्रॉपर्टी में बिल्कुल सत्य है। अब डी ऑप्शन पे और बात करते हैं दोस्तों कि किसी वृत्त में केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों कि अगर मैं यहाँ पर एक वृत्त बनाता हूं और वृत्त में एक जीवा ले लेता हूं, इसका केंद्र में ओ ले लेता हूं, जीवा को मैं बोल देता हूं ए, तो इसने कहा कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ध्यान रखना दोस्तों यदि केंद्र से मैं जीवा पर लंब डालूंगा तो ये हमेशा इस जीवा को क्या करेगा, बराबर भागों में विभक्त करेगा। अगर ये सी बिंदु पर मिलता है तो AC बराबर क्या रहेगा, BC। ठीक है, तो ये भी वृत्त की प्रॉपर्टी में चौथा ऑप्शन भी क्या है, सत्य। तो अपने को इस क्वेश्चन में क्या ढूंढना था, असत्य। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका क्या रहेगा, असत्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों कि आपको कहा है, एक डायग्राम दे रखा है,
इस डायग्राम में कहा है कि एक्स वाई जेड यू की भुजा, ये एक्स वाई जेड यू क्या है, आयत। तो यहां पर आप देखिए एक्स वाई जेड और यू, ये आकृति एक आयत है और इसकी जो यू जेड भुजा है वो कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो आप यहां से नोट कर दीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है। फिर इसने कहा एक्स यू कितनी सेंटीमीटर है, 4, तो यहां से आप इसको लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने कहा है कि इसी में एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, कौन सा, के एल जेड यू, के एल जेड और यू, ये वाली जो आकृति है वो कौन सी चतुर्भुज है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज। और इस समांतर चतुर्भुज का अपने को क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का यदि अपन क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है कि आधार को किससे गुणा कर दीजिए, ऊंचाई से। बस शर्त यह होती है कि जो आधार मान रहा है उस आधार पर सामने वाली भुजा के शीर्ष से कोण, जो भुजा होनी चाहिए वो लंबवत होनी चाहिए, तभी उसको अपन ऊंचाई के रूप में लेते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं यहां समझाता हूं दोस्तों कि अपने पास जैसे एक समांतर चतुर्भुज है इस प्रकार से, मैं इसको P, Q, R और S ले लेता हूं। यदि आप आधार SR मान रहे हो तो P बिंदु से आप क्या डालिए, SR पर लंब, और मैं मान लेता हूं कि ये कहां पे मिल रहा है, X पे। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपने आधार क्या लिया, SR, और ऊंचाई क्या ली, PX। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो और आधार आप QR को मान रहे हो तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर QR को मान रहे हो तो आप यहां से लंब डाल दीजिए या यहां से लंब डाल दीजिए। ठीक है, कहीं से भी डाल दीजिए, जैसे मैंने P से डाला और कहां मिला, Y पे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए QR को मैं किससे गुणा करूंगा, PY से गुणा करूंगा। तो देखिए, अगर ये आधार है तो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब होना चाहिए, और ये आधार है तो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब होना चाहिए। तो आप आसानी से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि मैंने अगर समांतर चतुर्भुज का आधार UZ माना, आधार क्या माना, UZ, और मैंने यहां K से इस पे लंब डाल दिया, तो देखो यहां पे लंब डाल रहे हो तो वो कितना सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके समांतर तो लंब डालेंगे। ठीक है, तो आपने इस आयत के समांतर लंब डाला, क्योंकि आयत के बारे में आप जानते हो कि ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है भाई, 90 डिग्री का, इसलिए ये 4 सेंटीमीटर होगी तो ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो K, L, Z और U, इसमें आप देखिए कि ऊंचाई तो कितनी हो गई, 4, और आधार कितना हो गया, 5। तो 4 गुणा 5 बराबर आप कितना वर्ग सेंटीमीटर मानेंगे, 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस समांतर चतुर्भुज का 20 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अब आप ऑप्शन में देखिए दोस्तों, यहां पर 20 सेंटीमीटर और यहां पर 20 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखना दोस्तों, क्षेत्रफल की यूनिट जो होती है या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, और अगर इसको अगर दूसरे रूप में कहेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। तो यहां पर आप जल्दीबाजी में ये गलती कर जाते हैं कि अपना तो 20 आ गया, आंसर फटाफट टिक कर दो एक को, नहीं, यहां ऑप्शन को देखिए दोस्तों कि यहां पर वर्ग सेंटीमीटर लिखा होगा, वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, इतनी सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी 10 क्वेश्चन इस पेपर के और रह जाते हैं, उसकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।